हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और नीट की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आपके लिए फिजिक्स में सपोर्ट करने के लिए सीरीज चल रही है जो फिजिक्स में ट्रेमेंडस हेल्प करेगी और लगभग गारंटी आपको कर देता हूं कि 150 प्लस इस सीरीज को देखने के बाद आपके आ ही जाएंगे। वैसे तो मैं यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ वो फुल सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, तो 180 में 180 की बात की जानी चाहिए, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो इसलिए 150 प्लस की बात मैं कर रहा हूँ। और फिजिक्स को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि अगर फिजिक्स को आप इग्नोर कर देंगे और खुदा ना खास्ता कहीं 85 नंबर फिजिक्स में आए, बायो और केमिस्ट्री में फुल भी आ गए, तो भी 590 ही नंबर होते हैं जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं दिला पाएंगे। इसलिए और फिजिक्स में अगर आप 150 ले आए तो बाकियों में इतनी कुशनिंग मिलेगी कि आप ठीक ठाक तरीके से भी पेपर करके आएंगे तो 650 नंबर आपके बन जाएंगे। इसी वजह से मैं ये कर रहा हूं कि आपको सुपर इजी एक्सप्लेनेशन मिले, कॉन्फिडेंस मिले और अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। चलिए बात को शुरू करते हैं। आज हम लोग डुअल नेचर क्लास 12 फिजिक्स का आखिरी इसका जो वो लेक्चर है उसको कर रहे हैं। तो ये रहा डुअल नेचर बेटा, और ये स्पेशली डिजाइंड वीडियो बेटा नीट वाले बच्चों के लिए, ना ये बोर्ड्स के लिए है ना ये जेई वालों के लिए है। और डुअल नेचर के लिए मैंने 3 भागों में इसको डिवाइड किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे मैटर वेव्स, जिसे आप डी ब्रॉय वेव्स भी बोला करते हैं। आपको जैसा मालूम है, उम्मीद करता हूं कि मैंने आपके लिए क्लास 11th की फिजिक्स पूरी कंप्लीट कर दी है। क्लास 12th की फिजिक्स में 11th चैप्टर पर है और आज ये भी खत्म हो जाएगा, तो 3 ही चैप्टर इसके बाद बचेंगे, एटम, न्यूक्लियर एंड सेमीकंडक्टर्स, जो अगले 15-20 दिनों में वो भी खत्म हो जाएंगे। तो यहां पर ये जो आप इन सारे लेक्चर्स को ढूंढेंगे कैसे आपको ईजी पड़े, इसके लिए भी मैंने ऑर्गेनाइज कर दी ये चीजें। ये गूगल शीट है, इसमें देखिए ये चैप्टर नेम लिखा है और सब हेडिंग लिखी है। जो भी मान लीजिए आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट का यूनिट्स एंड डायमेंशन एनालिसिस देखना चाहते हैं तो ये जो प्ले बटन है इसको आप क्लिक कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर नीट के क्लास 11th है, ये नीट क्लास 12th है, तो आपको बड़ी आसानी से सारी चीज़ एक जगह मुहैया हो जाएंगी। और जो फ्यूचरिस्टिक सीरीज़ हैं, वन शॉट, पीवाईक्यू और भी जो आएंगी आपकी मदद करने के लिए, सब यहाँ पे लगती जाएंगी, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस जो ऑल वीडियो लाइब्रेरी का मैंने नाम दिया है, यहाँ पर पहुँचेंगे कैसे, तो अरविंद एकेडमी नीट चैनल को ओपन कर लीजिए। ये होम पेज है मोबाइल वर्जन पे, और अरविंद एकेडमी नीट चैनल, और यहां पर ये देखिए ये लिंक दिया हुआ है, इसको आप क्लिक कर देंगे तो ऐसे 3 लिंक खुलेंगे। पहले वाले को क्लिक कर दीजिए तो ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर पहुंच जाएंगे। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा आपको, लेकिन ये तो हमेशा आपको याद नहीं रखना कहां है। अपना एक अरविंद एकेडमी के नाम से भी चैनल है जो क्लास 12 बोर्ड्स पर फोकस करता है फिजिक्स को लेकर। वहां भी अपने 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और बच्चों का कहना है कि फिजिक्स बहुत आसानी से आप पढ़ा देते हैं, एक ही बार में उनकी समझ में आ जाता है, क्लैरिटी हो जाती है। यही काम करने के लिए नया चैनल आपके सामने लाया हूं, जिसमें नीट की प्रॉब्लम, नीट में फिजिक्स का इशू बहुत बच्चों के साथ रहता है, लगभग 99% बच्चों के साथ। तो आपको ये डर दूर हो जाए और फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर पाए आप शांति से, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा और करके ही रहूंगा कि फिजिक्स आपके लिए आसान हो जाए। अच्छा, यहां पर कई बच्चे चाहते हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसका PDF मिल जाए, तो अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, यहां पर इसका PDF आपको मुहैया हो जाएगा। और ये रहा अरविंद एकेडमी ऐप बेटा, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिए और इसके स्टोर सेक्शन में जाइए। कई आपको ऐसे कोर्सेज मिल सकते हैं जिससे आपकी पढ़ाई काफ़ी आसान हो सकती है। चलिए बात को शुरू करते हैं जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है। तो देखिए, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन की बात तो इसके पहले लेक्चर्स में हम लोग कर चुके थे कि भाई मान लीजिए जैसे लाइट है, तो लाइट एक वेव है, उस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हमारे पास कई फिनोमिना थे, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये चीजें तभी हो सकती हैं जब लाइट एक वेव हो। तो वेव वाला गुण तो उसके पास था ही, साथ में हमने एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा जहां पर पार्टिकल नेचर मानकर ही उसका एक्सप्लेनेशन दिया जा सका। इसका मतलब क्या है कि लाइट के पास, रेडिएशन के पास 2 तरह के नेचर हैं, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। अब एक साइंटिस्ट थे जो 1924 में, जहां तक डी ब्रॉय साहब थे, उन्होंने एक हाइपोथेसिस रखी कि भाई ये बताइए कि जब रेडिएशन यानी एनर्जी और मास आपस में इंटरलिंक्ड है, 1905 के आसपास E=mc² आपको मिल गया था, आइंस्टाइन ने दे दिया था। तो उन्होंने कहा जब यहां पर एनर्जी मास में कन्वर्ट किया जा सकता है और मास एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये पूरा यूनिवर्स केवल 2 चीजों से मिलकर बना है, या तो एनर्जी
या पार्टिकल यानी मास वाली चीज, मैटर यानी रेडिएशन एनर्जी या मैटर। तो जब एनर्जी मास में चेंज हो सकती है मैटर में, और मैटर एनर्जी में चेंज हो सकता है, तो फिर रेडिएशन के पास, इस E के पास अगर डुअल नेचर है, तो इस M के पास डुअल नेचर क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेचर लव्स सिमेट्री। इसका मतलब क्या है कि नेचर ये परमिशन देती है, नेचर मतलब गॉड समझ लीजिए साइंस में गॉड को नेचर बोलते हैं। तो नेचर हमें परमिशन देती है कि अगर A से B कोई चीज हो रही है तो B से A भी हो जाए, उसके लिए उतनी ही रास्ता साफ होता है। तो जब E के पास, हमारे पास रेडिएशन के पास दोनों नेचर है, तो M के पास दोनों नेचर क्यों नहीं है? ये स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस थी उनकी, और ये बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गई। जो अब आपके जो एक्सपेरिमेंट था डेविडसन एंड जर्मर का, वो आपके कोर्स में अब नहीं है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया, और उसकी बेसिस पे इलेक्ट्रॉन की एक मैटर जो होता है, जब वो मूव कर रहा होता है, तो उसके बाद वेव टाइप प्रॉपर्टी भी होती है, और उसी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया गया है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है, वो आप देखेंगे तो 1,00,000 गुना तक होती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, और आप गूगल पे सर्च अगर मारेंगे कि फोटोग्राफ फ्रॉम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो बैक्टीरिया वायरस की ऐसी फोटोग्राफ आपको मिलेंगी कि आप देख के चौंक जाएंगे। आपने अभी तक देखा नहीं होगा इतना डिटेल में, इतना मैग्नीफाइड रूप। खैर, इस लेक्चर को खत्म हो जाइए, फिर देख लीजिएगा आगे देखिए, अब जब ये मैटर वेव्स की बात उठी कि जब भी कोई पार्टिकल मूवमेंट में होता है तो उसके पास वेव्स होती हैं, वो वेव्स कहलाती हैं मैटर वेव्स या डिब्रॉय वेव्स। वो वेव्स उस पार्टिकल को पूरी तरीके से कंट्रोल भी करती हैं। वो पार्टिकल से जो जिस ग्रुप में वेव्स चलती हैं, इनकी वेवलेंथ क्या होगी? तो इसकी वेवलेंथ होती है लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P, या आप लिखते हैं H, P मोमेंटम है, M इंटू V। दिस इज दी डिब्रॉय वेव या मैटर वेव। दोनों एक ही चीज के नाम है, मैटर वेव बोलते हैं, और या फिर लिखते ब्रॉगली हैं, पढ़ते डिब्रॉय हैं। तो डिब्रॉय पढ़ते हैं, लिखते ब्रॉगली हैं। इनका इंग्लिश, अंग्रेजों के नाम में सब झंझट रहती है। तो ये डिब्रॉय वेव्स हैं जिनकी वेवलेंथ H अपॉन P या H अपॉन MV होती है, और ये उस पार्टिकल को भी कंट्रोल करते हैं। तो इसी बेसिस पे अगर आप और गहराई से पढ़ेंगे, जो हम लोग नहीं चाह रहे हैं, तो हाइजेंसबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी यहाँ से उपज जाता है। लेकिन अपनी पढ़ाई उतनी ही तक जाएगी जो केवल नीट के लिए आपको फायदा पहुंचाए। तो चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। ये एक छोटी सी बात इन्होंने लिखी है कि लैम्डा H अपॉन P कैसे आ गया। तो इन्होंने कहा था कि भाई जो प्लैंक्स थ्योरी थी जो 1900 में आई थी, HNu जो होता है या HC अपॉन लैम्डा होता है, आइंस्टाइन के खिलाफ की MC स्क्वायर 1905 में, इन दोनों को मिला दे, एनर्जी की वैल्यू रख दे MC स्क्वायर, ये है HC अपॉन लैम्डा, ये C से C उड़ गया, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई? H अपॉन MC। ये मैटर वेव्स हो गई या वेवलेंथ ऑफ दी मैटर हो गई। लैम्डा इज इक्वल टू M अपॉन C। ये C है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अगर वैक्यूम में नहीं ट्रेवल कर रहा है, किसी मीडियम में है, तो मीडियम की वेलोसिटी आप रख सकते हैं। तो H अपॉन MC ये फॉर्मूला आपका निकल आता है। आगे चलते हैं, कुछ और बातें देखते हैं। ये जो मैटर वेव्स हैं, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से लिंक्ड होती हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से लिंक्ड नहीं होती हैं। ऐसा समझ लें। कैसे? आपको यहीं समझा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, ये इलेक्ट्रॉन, माइक्रोस्कोपिक का मतलब इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल हैं, इनसे ये मैटर वेव्स हमें दिखाई पड़ेंगी। लेकिन ये जो पेन है, अगर मान लीजिए इसको हम घुमाने की कोशिश करें ऐसे, तो मैटर वेव्स जो लैम्डा इसका होता है बहुत ही कम आ जाता है। कारण क्या है? इसका जो मास है, वो मास उन छोटे वाले जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उससे बहुत ज्यादा बड़ा है। तो जहां पर m आप बड़ा कर देंगे, ये पेन का जैसे m बड़ा कर देंगे, तो लैम्डा विल बी वेरी वेरी लेस। तो ये पेन अगर मूव कर रहा है तो इसके ये वेव भी जनरेट कर रहा है, लेकिन उसकी वेवलेंथ इतनी छोटी है कि हमारे पास मेजर करने का कोई उसको टूल नहीं है।
तो प्रोमिनेंट या डोमिनेंट हमें ऑब्जर्वेबल नहीं रहती हैं। जब कोई बड़ी चीज़ मतलब पेन है, फुटबॉल है, या जो हम नॉर्मली अपने डेली लाइफ में देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसमें वो वेव्स वाली चीज़ें नज़र नहीं आती क्योंकि उसका मास ज़्यादा होता है। मास ज़्यादा होने की वजह से उसका लैम्डा विल बी वेरी वेरी लेस। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं तो उनका मास काफ़ी कम होता है, इसलिए लैम्डा प्रोमिनेंट होती है उसमें, जिसे आप मैटर वेव्स या डी ब्रॉय वेव्स बोल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो मैटर वेव्स होती हैं, आगे मैं चर्चा भी करूंगा, ना ये मैकेनिकल वेव्स हैं, मतलब इनको चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, और ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी नहीं चाहिए मीडियम, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो ओरिजिन होता है वो एक्सेलेटेड चार्ज होता है। एक्सेलेटेड चार्ज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होती हैं, लेकिन जो मैटर वेव्स हैं उनका ओरिजिन एक्सेलेटेड चार्ज नहीं है। चार्ज का कोई लेना देना मैटर वेव से नहीं होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मैटर वेव्स एक अलग टाइप की वेव्स हैं जो कि मैकेनिकल वेव्स भी नहीं है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी नहीं है। ठीक है, आगे की चर्चा को लेकर चलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई होगी और आप आजू बाजू की भी कहानी समझ पाए होंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिख दिए गए हैं निकाल कर, जो तेजी से आपको लैम्डा निकाल पाएंगे। यहां पर देखिए, यहां पर एक्सेलेटेड इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, मान लीजिए प्लस प्लेट यहां रख दी और जीरो वाली यहां रख दी, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा तो प्लस की तरफ से एक्सेलेरेशन की तरफ भागेगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेटों के बीच में अगर v है तो एक्सेलेटिंग जो इलेक्ट्रॉन है उससे जो मैटर वेव्स होगी वो कितनी लिंक्ड होगी, कितनी के मतलब लैम्डा उसका कितना होगा, ये निकाला गया है। तो लैम्डा की जो वैल्यू होती है, यहां पर जो वर्किंग की गई है बहुत ही सरल सी वर्किंग रहती है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। ये किसकी है भाई? इलेक्ट्रॉन पहले जीरो स्पीड पे था और अंत वाली प्लेट पे जब पहुंचा पॉजिटिव तो v की इसकी स्पीड है, तो हाफ mv² इसने एनर्जी गेन की। ये एनर्जी मिली किससे? q इंटू वी से। भाई Q इंटू वी क्या होता है? एनर्जी। Q इंटू डेल्टा वी, यही वर्क डन रहता है। तो इसको Q इंटू वी को इस तरह लिख देते हैं। अब यहां से आप निकाल लीजिए स्पीड क्या हो जाएगी v, तो v निकालेंगे तो आ जाएगी 2qv अपॉन m अंडर रूट में। ये देखिए, यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात की जाएगी तो Q की जगह इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और M की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए। अब आप जानते हैं कि जो लैम्डा हुआ करता था वो वैल्यू जगह थोड़ी कम है, लैम्डा होती थी h अपॉन mv। आपको पता है मोमेंटम, तो m तो रहा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और v यहां पर और रख दीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। यहां पर देखिए, लैम्डा h अपॉन m रखा और v की वैल्यू रखी अंडर रूट 2qv, v मतलब पोटेंशियल, और m, ये m अंदर जाएगा तो m² हो जाएगा, कटेगा तो ये m यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये m रूट के अंदर ले जाओगे तो m² हो जाता है। तो ये फॉर्मूला आपका बना। इस फॉर्मूले में अगर आप देखें, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज रख देना, चार्ज की जगह E और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर V के अलावा, ये V क्या है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। इसके अलावा सारी वैल्यूज कांस्टेंट हैं, H भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, E इलेक्ट्रॉन पे पाए जाने वाला मास भी कांस्टेंट है। इसलिए ये सारी वर्किंग करके आगे हम दिखाएंगे, एक वैल्यू रख लेते हैं, वो हम दिखाएंगे। उससे पहले इस फॉर्मूले को याद कर लेना चाहिए। किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए h अप अंडर रूट 2qvm, ये जो यहां से निकला है, और ये जो qv होता है ये एनर्जी होता है। तो एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी आप यहां पर मेंशन कर देंगे। इसको ये एक और फॉर्मूला चाहें तो लिख लें, जिससे कि जो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं वो ना हो। ये के लिख देते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, अंडर रूट में। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे किसी भी और चार्ज पार्टिकल की बात की जाए तो आप इससे इसको निकाल पाएं। उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आई होगी। मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट लेके इसको आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। आगे देखिए, बात की जाए, अब सारी वैल्यूज कांस्टेंट थी तो उनकी वैल्यू रख दी v छोड़कर, और ये एक फॉर्मूला सा हमारे हाथ में आ जाता है। ये मैंने बाजू में लिख भी दिया है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें यूज किया गया है। तो 12.27
अपॉन अंडर रूट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, और जो लैम्डा आएगी वो एंगस्ट्रॉम में आएगी। ये इलेक्ट्रॉन की आपकी वेवलेंथ निकल आएगी जब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो आप लगा रहे हैं। इस तरीके से बात हो जाती है। औरों की बातचीत अगर की जाए लैम्डा की, अच्छा ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा मोमेंटम का, क्योंकि कई जगह इसका भी इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल बन जाते हैं, जो मैंने अभी दिखाया था, अंडर रूट 2m⁴ इंटू वी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। ये देखिए प्रोटॉन के लिए यही फॉर्मूला वैलिड है, बाकी वैल्यूज प्रोटॉन की डाल दी, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के लिए ये फॉर्मूला बन गया 0.286 अंडर रूट वी और एंगस्ट्रॉम में आ गया। अगर ये ड्यूट्रॉन के लिए निकालेंगे तो ये हो गया लैम्डा इक्वल टू 0.202 अंडर रूट वी, और ये अल्फा पार्टिकल के लिए। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आप याद कर लीजिए, सवाल आते ही तुरंत लगा दीजिएगा। अब मान लीजिए ये तो चार्ज पार्टिकल की घटनाएं थी, अनचार्ज पार्टिकल हो जैसे न्यूट्रॉन, तो उसके लिए लैम्डा कितना होगा, तो वो भी देख लेते हैं कि अनचार्ज पार्टिकल के लिए हमारा लैम्डा कितना आने वाला है। तो ये लैम्डा न्यूट्रॉन हो गया, देखिए तो 0.286 इंटू 10⁻⁻10 वैल्यू रखी, और ये देखिए फॉर्मूला 0.286 अंडर रूट ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई यानी एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, वो पुट कर देंगे तो लैम्डा आप निकाल पाएंगे। फिर थर्मल न्यूट्रॉन्स की बात होती है, जो हीट की वजह से जो न्यूट्रॉन मूव करते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला बनता है लैम्डा थर्मल न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 12.25.17 अपॉन अंडर रूट टी। तो ये फॉर्मूले छोटे छोटे हैं, और इनको याद करने पे फायदा क्या होता है कि सवाल अगर आ गया इस पे तो बहुत से बच्चे शायद ना कर पाए, आप तुरंत कर देंगे इसको, और औरों से 2 कदम आगे हो जाएंगे। इसलिए, और याद करना तो आपकी स्ट्रेंथ ही है, क्योंकि बायो तो रट्टा ही लगाते हैं कई बच्चे तो, है ना। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है उसी पर खेलने की जरूरत है। बहुत ज्यादा कानून फिजिक्स में भी समझा जाए, लेकिन कोशिश की जाए कि प्री डिफाइंड रिजल्ट को आप याद कर लें और फॉर्मूला शीट बना के घोट डालें उसको कस के, जिससे फटाफट बातें लगाई जा सके, प्रैक्टिस कर भी करनी होगी। तो ये अनचार्ज पार्टिकल्स के लिए कहानी हो गई। अब कैरेक्टरिस्टिक बता देते हैं मैटर वेव्स की, जो आपसे चर्चा हुई थी कि डी ब्रॉय वेव्स जो होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो पहली आपने देखा कि मैटर वेव्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रो वेव्स नहीं होती हैं, आपको इसका, क्योंकि इसका ओरिजिन चार्ज नहीं है। दूसरा, ये नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं, चलने के लिए इनको मीडियम नहीं चाहिए, बिना वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाएंगी। मैटर वेव्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, जैसी बात की थी, दे आर एसोसिएटेड विथ एवरी मूविंग पार्टिकल वेदर चार्ज और अनचार्ज, न्यूट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, चार्ज हो चाहे ना हो, या इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन ये उससे एसोसिएटेड हो जाएंगी कोई भी मास वाले पार्टिकल से। और ऑब्जर्वेशन ऑफ मैटर वेव्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन द डी ब्रॉय वेवलेंथ इज ऑफ द ऑर्डर साइज ऑफ द पार्टिकल। ये वेवलेंथ तभी दिख पाती हैं जब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के आसपास ये निकलने लगे तो दिखती हैं। जैसे मैंने बोला कि बड़ा पार्टिकल अगर होता, पेन है, तो इससे नहीं दिखाई पड़ेंगी आपको। द फेज वेलोसिटी ऑफ द मैटर वेव्स कैन बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। इनकी जो फेज वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा हो सकती है मैटर वेव्स की। और द नंबर ऑफ डी ब्रॉय वेव्स जो एसोसिएटेड होती हैं, अगर nth ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उससे डी ब्रॉय वेव्स कितनी एसोसिएटेड होंगी, n। nth ऑर्बिटल में है तो n डी ब्रॉय वेव्स उससे एसोसिएटेड पाई जाएंगी। ये डी ब्रॉय वेव्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कुछ सवाल कर लेते हैं न्यूमेरिकल, तो बात ज़्यादा पुख्ते तरीके से दिमाग में बैठेगी। अब देखिए लिखा है फाइंड आउट द एनर्जी दैट शुड बी एडेड टू एन इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी टू रिड्यूस इट्स डी ब्रॉय वेवलेंथ फ्रॉम दिस वन टू दिस वन। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वेवलेंथ को घटा रहे हैं। वेवलेंथ घट रही है तो एनर्जी बढ़ रही है, तो शुरुआत की एनर्जी अगर इवन मान लें तो अब हम जो अगली एनर्जी हमें देनी है जिससे वेवलेंथ इतनी आ जाए, उनके बीच का डिफरेंस निकालना है, एनर्जी जितनी देनी है इवन के टर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ये जानते हैं कि लैम्डा की जो वेवलेंथ हुआ करती थी h अपॉन अंडर रूट 2me थी, फॉर्मूला E की जगह एनर्जी या Q इंटू वी जो आप लिखते थे। यहां से हम ये जान पाए कि लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट E आ गया है।
इसी बात का इस्तेमाल करते हुए लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट E2 अपॉन E1। ठीक, अब यहां पर लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू रख दो। लैम्डा 1 कितना है, 10 की पावर -10, और ये है 0.5 इंटू 10 की पावर -10 इज इक्वल टू अंडर रूट E1 अपॉन E2। ये देखिए 10 की पावर -10 कर गया, 1 अपॉन नीचे वाला हाफ है, 2 आ गया, डबल, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो ये देखिए, ये था 2, ये 4 हो गया, तो दिस इज 4, मुझे 1/0.5 है तो यही लिख देता हूं अभी। तो 1/5 यानी आधा, तो ये वैल्यू हो गई 2/1। ये आधा का मतलब 1/2, 2 ऊपर चला गया, और ये वैल्यू यहां लिखी है E2 अपॉन E1। स्क्वायर कर दो तो 4 बराबर E2 अपॉन E1, यानी E2 की वैल्यू आ गई 4E1। तो यहां पर जब इस पे था तो एनर्जी थी E1, और यहां चले गए तो एनर्जी थी E2, तो डिफरेंस कितना हुआ, एनर्जी एडेड जो होगा वो होगा E2 माइनस E1। E2 रहा 4E1 माइनस E1 यानी 3E1। आपका ये आंसर हो गया। 3E1 एनर्जी आप इसमें ऐड कर दोगे इनिशियल एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में, तो वेवलेंथ इतने से उसकी आधी हो जाएगी। ये आधा ही लिखा है 0.5। मैं हट जाता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं। मेरे ख्याल से ये समझने में आपको मदद मिली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटाओ। अगला क्वेश्चन यहां लिखा हुआ, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट द de Broglie वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दिस। तो हम ये जानते हैं कि जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो होती है H/2m इंटू एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी K लिख देते हैं ये। और यहां पर बोला है कि जो काइनेटिक एनर्जी वो दी है, H और M दे रखा है, लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा लिखा, H हो गया 6.6 दे रखा है इन्होंने, इसलिए दिया होगा कि आसानी से कटवट जाए। 2 रखा, मास की वैल्यू रखी 9.1 इंटू 10 की पावर -31, और काइनेटिक एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये वैल्यू यहाँ पर आपने रख दी। कैलकुलेट कर लीजिए तो ये वैल्यू बनेगी आपके सॉल्व करने के बाद 5.469 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, या इसको लिख सकते हैं 5.47 एमस्ट्रॉम। ये देखिए आपका आंसर आ गया। तो इसको भी नोट कर लीजिए, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। ऐसे सवाल आपके एग्जामिनेशन में कभी भी कहीं भी आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं जो भी काफ़ी आसान है लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। लिखा है, व्हाट इज द मोमेंटम, स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विथ काइनेटिक एनर्जी 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम ये जानते हैं कि जो P की वैल्यू होती है मोमेंटम, वो होती है √2mQV या E। फॉर्मूला आप याद रखिएगा, अभी इस्तेमाल किया था। मोमेंटम होता है √2mQV, ये ऐसे, Q है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल और Q इंटू V रहता है एनर्जी। इसको याद रखेंगे, फटाफट सवाल लगेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं हम लोग। 2 रखा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31, और एनर्जी कितनी है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 120 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5.91 इंटू 10 की पावर -24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये पहले वाले का आंसर आ गया। इसको नोट कर लीजिए। अगली बात करते हैं नंबर 2 क्वेश्चन, यानी ये बी पार्ट, ये ए पार्ट था। स्पीड इसकी निकालनी है, तो स्पीड के लिए आप जानते हैं P = mv होता है, और इसको v निकालना चाहोगे
तो P अपॉन m मिलेगा। P मोमेंटम ऊपर से निकाले हुए हो 5.91 इंटू 10 की पावर -24, और रही मास की बात तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6.5 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड आपको आंसर मिल जाएगा। ये क्या है? मोमेंटम। अब तीसरी चीज रह जाती है, यही कर लेते हैं इसी से, ये रह जाता है डिब्रॉय वेवलेंथ यानी लैम्डा। तो हम जानते हैं लैम्डा की वैल्यू होती है h अपॉन पी। h है 6 पॉइंट दिया नहीं है तो 6.62 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन, रही बात p की तो p है 6.5 इंटू 10 की पावर 6.5 इंटू 10 की पावर 6। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 1.12 इंटू 10 की पावर -10 आपको आ जाएगा। कहीं कुछ गड़बड़ लिख दिया है लग रहा है, -34 तो सही है, ये कुछ -24 होगी ये वैल्यू। यहाँ ये तो ठीक लिखी हुई है वैल्यू, -31 जाएगा ऊपर तो ये 6 और 7, हाँ ये तो ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी आपकी और ज़्यादा लैम्डा, ये चली गई 6.12 को 6 अगर रखा तो -40 आ गया। इतना आएगा आप वैल्यू मीटर में। h बिल्कुल ठीक है 6.62 इंटू 10 की पावर -34, और p जो मोमेंटम था, ओ सॉरी नहीं सही तो है, ये क्या निकाला हुआ है, ये v है, p रखनी है वैल्यू, गड़बड़ है, ये गड़बड़ रख दी है वैल्यू। तो यहां पर आप वैल्यू रखोगे p की जो कि ये है, तो दिस इज 5.91 इंटू 10 की पावर -24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू मिलेगी 1.12 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। अब ये आंसर आ जाएगा। थोड़ा ये वैल्यू, ये p लिखा हुआ था, ये यहाँ पर ये v है, बेसिकली v निकाली है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख के आप कर सकते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए, मेरे ख्याल से बात पूरी समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिब्रॉय वेव्स। तो जो अभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और जो मैग्निफिकेशन होता है माइक्रोस्कोप का, वो लैम्डा के रेसिप्रोकल होता है। तो मैग्नीफाइंग पावर आप अगर बोले तो ये 1 अपॉन लैम्डा चलती है। तो अभी हम लाइट का यूज करते हैं, तो लाइट से अगर हम इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ यूज करें विच इज वेरी लेस देन लाइट, तो लैम्डा हमारा कम हो जाता है, तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काफी ज्यादा हो जाती है। और ये देखिए करीबन 10 की पावर 5 कितना हो गया, 1 लाख हो गया मेरे ख्याल से। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 और 1 लाख, तो ये 1 लाख गुना मैग्नीफाई कर देता है। जबकि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है ना, अच्छा, उसकी सबसे ज्यादा जो मैग्नीफाइंग पावर है वो 10,000 तक ही होती है, 10,000 तक ही होती है। 10,000 भी नहीं, शायद 1,000 तक होती है, मैं गलत बोल रहा हूं, 1,000 तक होती है। क्योंकि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो 4-5 गुना बड़ा करता है, एनसीईआरटी के हिसाब से 9 गुना तक बड़ा करता है। और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो 1,000 गुना तक बड़ा कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1 लाख गुना तक बड़ा कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ये मैग्नीफाइंग पावर है। आप ध्यान रखिएगा, कभी भी गूगल में सर्च मार देंगे फोटोग्राफ फ्रॉम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो आप देखकर विश्वास नहीं कर पाएंगे कि इतना ज्यादा डिटेलिंग उसके अंदर आपको मिलेगी। मैंने जब पहली बार देखा था तो मुझे भी लगा था कि ये क्या गजब चीज है। तो आप थोड़ा देखिएगा और आप मजा लीजिएगा इसका। अब जैसा हर बार मैं बोलता हूं, 3 चैलेंजिंग क्वेश्चन जो कि सरल होते हैं, और जब भी आप कोई भी चैप्टर लेक्चर सुने ये क्वेश्चन करिए जरूर, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो दिमाग में आपको कुछ ज़्यादा बैठेगा नहीं। तो ये 3 क्वेश्चन, और आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मुझे भी देखकर खुशी होगी कि आपने सॉल्व किया है। और अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इनके आंसर्स के लिए। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 5 सेकेंड का वक्त ले सकते हैं, बहुत ही छोटा सवाल है और इसका आंसर कर सकते हैं। मैं हट जाता हूं जैसे स्क्रीनशॉट लेने में आपको मदद मिल सके। तो उम्मीद है ये आप नोट कर पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला चैलेंज है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत ही सरल है। इस 5 सेकेंड इसलिए कि आप शांति से इसको
स्क्रीनशॉट ले पाएं और ठंडे दिमाग से उसके बाद कर पाएं। मेरे ख्याल से इसको भी नोट आपने किया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइनल क्वेश्चन नंबर 3, और इसके लिए भी आप 5 सेकंड का वक्त ले लीजिए। मैं हट जाता हूं और कोशिश कीजिए कि ये सवाल निकल जाएं आपके। तो मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, सरल भाषा में होगा और इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा वादा है कि नीट के लिए फिजिक्स आपको सरल ही लगेगी और अच्छा स्कोर भी आप करेंगे। थैंक यू, विश यू गुड लक।